बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में सूर्यगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। चारों तरफ हरे भरे खेत, साफ नदियां और खुशहाल लोग रहते थे। गांव के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन इस गांव के पास एक ऐसी जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उतर आता था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक गहरी और काली झील थी। लोग इसे अंधेरी झील कहते थे। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि उस झील के पास कभी मत जाना। वहाँ एक रहस्यमयी घड़ा है। जो भी उसके पास जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन फिर भी कोई भी उस झील के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शाम के समय गांव के दो दोस्त रघु और किशन जंगल की तरफ घूमने निकले। दोनों बचपन से साथ थे। रघु बहुत साहसी और जिद्दी था, जबकि किशन थोड़ा डरपोक लेकिन समझदार था। जंगल में चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे। यार रघु, सच कहूँ तो तेरे साथ घूमने में बड़ा मजा आता है। तू हमेशा कोई ना कोई नई जगह खोज ही लेता है। अरे भाई, जिंदगी है तो थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए। चलते चलते अचानक किशन रुक गया। उसकी नजर सामने पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रघु, क्या हुआ? ऐसे क्यों रुक गया? किशन ने कांपते हाथ से सामने इशारा किया। हम गलत दिशा में आ गए हैं। क्यों? सामने क्या है? वही झील है, अंधेरी झील। रघु ने ध्यान से देखा। घने पेड़ों के बीच सच में एक काली सी झील दिखाई दे रही थी। लेकिन जहाँ किशन डर गया था, वहीं रघु के चेहरे पर उत्साह आ गया। अरे वाह, ये तो वही झील है जिसके बारे में गांव वाले कहानियाँ सुनाते हैं। किशन तुरंत पीछे हट गया। नहीं रघु, हमें यहाँ से तुरंत वापस चलना चाहिए। क्यों? डर लग रहा है क्या? मजाक मत कर। मेरे दादा ने बताया था कि इस झील में एक बड़ा घड़ा है। जो भी उसके पास जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक हो जाता है। रघु हंस पड़ा। अरे यार, गांव वाले तो हर चीज में भूत प्रेत ढूंढ लेते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। 8 साल पहले इस राज्य का राजा और उसका परिवार भी अचानक गायब हो गया था। उसी समय ये झील अचानक प्रकट हुई थी। रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मतलब यहाँ जरूर कोई रहस्य छुपा है। रहस्य नहीं, खतरा छुपा है। तू जा सकता है अगर डर लग रहा है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। किशन घबरा गया और उसका हाथ पकड़ लिया। रघु, प्लीज मत जा, हमें वापस चलना चाहिए। रघु ने हाथ छुड़ा लिया। तू तो सच में बहुत डरपोक है। इतना कहकर रघु झील की तरफ बढ़ने लगा। किशन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में डर था। फिर वो घबराकर गांव की तरफ भाग गया। रघु धीरे धीरे झील के पास पहुंच गया। वो जगह बहुत अजीब लग रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, पक्षियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उस जगह से डरती हो। रघु ने झील के बीचों बीच देखा और उसकी आंखें फैल गई। झील के बीच में सच में एक बहुत बड़ा मिट्टी का घड़ा था। घड़ा इतना बड़ा था कि मानो कोई छोटा कमरा हो। उसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। रघु के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। इतना बड़ा घड़ा? जरूर इसमें कोई खजाना होगा। वो धीरे धीरे पानी में उतर गया। ठंडा पानी उसके पैरों को छू रहा था, लेकिन रघु को उसकी परवाह नहीं थी। कुछ ही देर में वो घड़े के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाया। देखते हैं इसमें क्या रहस्य छुपा है। जैसे ही उसका हाथ घड़े को छुआ, अचानक झील का पानी कांपने लगा। चारों तरफ एक अजीब सी गूंज फैल गई। रघु घबरा गया। ये क्या हो रहा है? उसके हाथ कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके बाल सफेद होने लगे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरने लगा। रघु ने डरकर पानी में अपना चेहरा देखा और वो जोर से चिल्ला उठा। नहीं,
ये कैसे हो सकता है? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? अचानक घड़े के अंदर से काली रोशनी निकलने लगी। घड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचने लगा। रघु डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन उसकी आवाज जंगल में गूंजती रह गई। कुछ ही सेकंड में वो घड़े के अंदर खींच लिया गया और झील फिर से शांत हो गई। उधर किशन भागते हुए गांव पहुंचा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा खड़े हैं। घर के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। किशन का दिल घबरा गया। वो दौड़कर अंदर गया। उसकी पत्नी सरिता जमीन पर बैठी रो रही थी। किशन घबरा गया। सरिता, क्या हुआ? सरिता रोते हुए बोली, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद गांव के लोग आपस में बात करने लगे। ये श्राप कब खत्म होगा? पिछले 8 सालों से गांव में कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। ये सब उसी झील का श्राप है। तभी किशन अचानक बोल पड़ा, मैं आज उस झील के पास गया था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। क्या कहा तुमने? मैं और रघु दोनों वहां गए थे। रघु कहाँ है? किशन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो उस घड़े को देखने गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत बोली, तो समझ लो वो कभी वापस नहीं आएगा। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, जरूर इस रहस्य का कोई कारण है। सब लोग मुड़े और देखा कि एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। वो एक कुम्हार का बेटा था। उसका नाम था वीर। वो आगे आया। वो घड़ा मिट्टी का है और मिट्टी की असली पहचान एक कुम्हार ही कर सकता है। कुछ लोग हंसने लगे। तुम जिस लड़के से आज तक ठीक से एक घड़ा नहीं बना, वो अब श्राप का रहस्य सुलझाएगा। वीर की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। हाँ, मैं ही इस रहस्य को सुलझाऊंगा। गांव वाले हैरान होकर उसे देखते रह गए। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी यात्रा जो पूरे राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह सूर्यगढ़ गांव में अजीब सा माहौल था। लोग अब भी रघु के गायब होने की बातें कर रहे थे। गांव की चौपाल पर कई लोग इकट्ठा थे। मैंने पहले भी कहा था, उस झील के पास जाना मौत को बुलाना है। अब रघु भी गया, पता नहीं आगे किसकी बारी है। ये श्राप पूरे गांव को खत्म करके ही मानेगा। उसी समय वहाँ वीर खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। वीर का घर गांव के किनारे पर था। उसके पिता हरिदास गांव के कुम्हार थे। मिट्टी के घड़े, दिए और बर्तन बनाकर ही उनका घर चलता था। जब वीर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता चाक पर एक घड़ा बना रहे थे। मिट्टी धीरे धीरे घूमते चाक पर आकार ले रही थी। हरिदास ने वीर को देखा। कहाँ गया था सुबह सुबह? गांव में सब लोग रघु की बात कर रहे थे। हरिदास ने गहरी सांस ली। बेचारा लड़का, मैंने उसे कई बार समझाया था कि उस झील के पास मत जाना। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा, अगर वो घड़ा सच में मिट्टी का है तो उसे किसी कुम्हार ने ही बनाया होगा। हरिदास के हाथ अचानक रुक गए। उन्होंने गंभीर नजरों से वीर को देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उस झील को देखना चाहता हूँ। हरिदास का चेहरा सख्त हो गया। बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना नहीं। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर हरिदास धीरे से बोले, बेटा, वो झील कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ जाने वाला शायद ही कभी लौटता है।
लेकिन अगर हम हमेशा डरते रहेंगे तो इस श्राप का सच कभी नहीं जान पाएंगे। हरिदास ने गहरी सांस ली। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। वीर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में फैसला हो चुका था। रात होने लगी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो गए। आसमान में चांद चमक रहा था। वीर चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। उसने एक छोटी मशाल, रस्सी और एक मिट्टी का छोटा घड़ा अपने थैले में रखा। फिर वो जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो खुद से बोला, अगर ये घड़ा मिट्टी का है तो इसकी कोई कहानी जरूर होगी। जंगल धीरे धीरे घना होता जा रहा था। रात में पेड़ों की परछाइयां बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन वीर आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां से झील दिखाई देती थी, और तभी अचानक उसके सामने एक सफेद पक्षी आकर बैठ गया। वो एक बड़ा और सुंदर पक्षी था। उसकी आंखें चमक रही थी। वीर रुक गया। अरे तुम यहाँ कैसे? पक्षी ने अजीब सी आवाज निकाली, मानो वो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। वीर ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, मैं बस उस झील को देखने जा रहा हूँ। पक्षी ने फिर से जोर से आवाज निकाली। अब उसकी आंखों में चेतावनी थी। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक पक्षी उड़ गया, लेकिन वो उड़कर झील की दिशा में नहीं गया, बल्कि जंगल के दूसरी तरफ चला गया। वीर हैरान रह गया। अजीब पक्षी था। उसने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वीर उस रहस्यमयी झील के किनारे पहुंच गया। रात में झील और भी डरावनी लग रही थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। वीर ने झील के बीचों बीच देखा और उसकी सांस रुक गई। वहां सच में वही विशाल मिट्टी का घड़ा था, आधा पानी में डूबा हुआ। वीर धीरे धीरे झील के किनारे बैठ गया। वो घड़े को ध्यान से देखने लगा। ये सच में मिट्टी का है? उसने मिट्टी की बनावट को गौर से देखा और तभी उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये तो हमारे गांव की मिट्टी जैसी लग रही है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। तभी अचानक झील का पानी हल्का हल्का हिलने लगा। वीर चौकन्ना हो गया। कौन है वहाँ? चारों तरफ सन्नाटा था। फिर अचानक से उसे बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। कोई है। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? फिर वही आवाज आई, हमें बाहर निकालो। वीर की आंखें फैल गई। ये आवाज घड़े के अंदर से आ रही है। वो धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पानी ठंडा था, लेकिन वीर का ध्यान सिर्फ घड़े पर था। अब वो बिल्कुल घड़े के पास पहुंच चुका था। उसने हाथ आगे बढ़ाया। देखते हैं इस घड़े में क्या रहस्य छुपा है। जैसे ही उसका हाथ घड़े को छूने वाला था, अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, रुक जाओ। वीर चौंक कर पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। झील के किनारे वही सफेद पक्षी खड़ा था, लेकिन अब वो पक्षी नहीं था। वो एक रहस्यमयी स्त्री में बदल चुका था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो गंभीर आवाज में बोली, अगर तुमने उस घड़े को छुआ तो तुम्हारी किस्मत भी रघु जैसी हो जाएगी। वीर हैरान रह गया। तुम कौन हो? स्त्री ने धीरे से कहा, मैं उस श्राप की गवाह हूँ जिसने इस पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। झील के पानी में हलचल होने लगी और घड़े के अंदर से फिर वही आवाज आई, हमें बचाओ। वीर अब समझ चुका था, ये सिर्फ एक घड़ा नहीं था, ये एक कैद खाना था और शायद पूरा राज्य इसी रहस्य के कारण श्रापित था। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादलों के बीच से कभी कभी चांद झलकता, फिर छिप जाता। जंगल के बीच बने छोटे से कुम्हार के घर में दिया जल रहा था। वीरू के सामने वही रहस्यमयी मटका रखा था। आज पूरे दिन वो बेचैन रहा था, क्योंकि रानी की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। वीरू ने धीरे से मटके के पास बैठकर कहा, रानी जी, क्या आप सच में इस मटके में कैद हैं?
कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा, फिर वही धीमी उदास आवाज सुनाई दी। हाँ वीरू, यही मेरी कैद है और यही मेरी सजा। वीरू की आंखों में जिज्ञासा और करुणा दोनों थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आप एक रानी हैं, फिर आपको ये सजा किसने दी? कुछ देर तक मटके के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे रानी बहुत पुराने घाव को याद कर रही हो। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज सुनाई दी। ये कहानी बहुत पुरानी है वीरू। उस समय मैं इस राज्य की रानी थी और इस राज्य का नाम था सूर्यगढ़। वीरू ध्यान से सुनने लगा। बहुत साल पहले सूर्यगढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय और वीर राजा थे और उनकी रानी चंद्रलेखा। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता ही नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमानी की भी चर्चा थी। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे अंधेरा भी होता है। सूर्यगढ़ के दरबार में एक व्यक्ति था, मंत्री भैरव दत्त। वो राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री था, लेकिन उसके दिल में एक खतरनाक लालच छिपा हुआ था। वो सिंहासन चाहता था। एक दिन दरबार में सभा लगी हुई थी। राजा सिंहासन पर बैठे थे और मंत्री भैरव दत्त उनके सामने खड़ा था। महाराज, पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं पर नजर गड़ाए बैठा है। हमें तुरंत सेना बढ़ानी चाहिए। भैरव दत्त, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर शांति से समस्या हल हो सकती है तो वही ठीक है। भैरव दत्त के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी। उसे पता था कि जब तक राजा जीवित है वो कभी राजा नहीं बन सकता। उस दिन उसके मन में एक भयानक योजना जन्म ले चुकी थी। कुछ दिनों बाद महल में एक अजीब घटना हुई। राजा अचानक बीमार पड़ गए। वैद्य आए, औषधियां दी, लेकिन बीमारी बढ़ती ही गई। रानी चंद्रलेखा बहुत चिंतित थी। एक रात वो राजवैद्य से मिलने गई। वैद्य जी, महाराज की हालत दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है? वैद्य कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, महारानी, मुझे डर है कि ये बीमारी नहीं, जहर है। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहर? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? वैद्य ने इधर उधर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, महारानी, मुझे शक है कि ये काम मंत्री भैरव दत्त का है। रानी के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। अगली रात रानी ने भैरव दत्त का पीछा किया। महल के पीछे एक पुराना मंदिर था जहाँ कोई नहीं जाता था। भैरव दत्त उसी मंदिर में गया। रानी चुपचाप पीछे पीछे पहुंची। मंदिर के अंदर अंधेरा था और बीच में एक तांत्रिक खड़ा था। भैरव दत्त उसके सामने झुका हुआ था। गुरुदेव, बस कुछ ही दिनों में राजा मर जाएगा, फिर सिंहासन मेरा होगा। तांत्रिक हंस पड़ा। और रानी का क्या करोगे? उसे भी खत्म करना होगा, नहीं तो वो सच सबको बता देगी। ये सुनकर रानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत वापस लौटने लगी, लेकिन अचानक उनके पैर से एक पत्थर टकराया। आवाज हो गई। भैरव दत्त तुरंत मुड़ा। कौन है वहाँ? रानी छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भैरव दत्त ने उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। महारानी, आप यहाँ? रानी ने गुस्से से कहा, दुष्ट, तुम्हारी सारी साजिश मैंने सुन ली है। मैं अभी जाकर सैनिकों को बुलाती हूँ। भैरव दत्त हंस पड़ा। अब बहुत देर हो चुकी है महारानी। तभी तांत्रिक आगे आया। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा तेज चलने लगी। रानी डर गई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तांत्रिक ने एक छोटा मिट्टी का मटका उठाया। आज से तुम्हारी आत्मा इस मटके में कैद रहेगी और कोई भी तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर पाएगा। रानी ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल उनकी आत्मा उस मटके में कैद हो गई। भैरव दत्त जोर से हंसा। अब सिंहासन तक पहुँचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर रानी की आवाज अचानक धीमी हो गई। कुम्हार के घर में सन्नाटा छा गया।
वीरू स्तब्ध बैठा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े विश्वासघात की कहानी उसके सामने खुल गई है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, रानी जी, तो वही मटका? हाँ वीरू, वही मटका जो अब तुम्हारे सामने रखा है। वीरू की मुट्ठियां कस गई। ये बहुत बड़ा अन्याय है। आपको आजाद होना ही चाहिए। मटके के अंदर से हल्की सी उम्मीद भरी आवाज आई। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक बहुत कठिन काम करना होगा। वीरू तुरंत बोला, मैं कुछ भी करूंगा। कुछ पल बाद रानी ने कहा, तुम्हें सूर्यमुखी का फूल लाना होगा जो श्रापित झील के बीच उगता है। वीरू चौंक गया। उसे उसी झील की याद आ गई जिसके पास गांव के लोग जाने से डरते थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता चमक रही थी। मैं कल ही उस झील पार कर जाऊंगा। मटके के अंदर से एक धीमी चेतावनी आई, सावधान रहना वीरू, उस झील में सिर्फ पानी नहीं है, वहाँ एक भयानक रक्षक भी है। वीरू ने मटके की ओर देखा। अब चाहे वहाँ राक्षस हो या मौत, मैं वापस खाली हाथ नहीं लौटूंगा। दिए की लौ तेजी से झिलमिलाई और उसी के साथ वीरू की जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला था। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से निकलकर धरती पर पड़ रही थी। कुम्हार के छोटे से घर के बाहर वीरू खड़ा था। उसके हाथ में एक मजबूत लकड़ी की लाठी थी और कंधे पर छोटा सा झोला। आज वो श्रापित झील की ओर जाने वाला था। घर के अंदर से उसके पिता बाहर आए। वीरू, इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? वीरू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा, मुझे जंगल की ओर जाना है। घना कुम्हार को थोड़ा शक हुआ। जंगल में क्यों? वहाँ खतरा है। वीरू अपने पिता को सच नहीं बता सकता था। बस कुछ काम है बाबा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। घना कुम्हार ने गहरी सांस ली। सावधान रहना बेटा। वीरू ने सिर हिलाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता लंबा और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें और घना सन्नाटा। जैसे जैसे वीरू आगे बढ़ता गया, वातावरण और रहस्यमय होता गया। कुछ देर बाद उसे दूर से पानी की हल्की चमक दिखाई दी। वो श्रापित झील थी। झील बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब डर छिपा हुआ था। वीरू धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचा और तभी उसकी नजर झील के बीच पर पड़ी। वहां पानी के बीच एक चमकता हुआ सुनहरा सूर्यमुखी का फूल उग रहा था। उसकी पंखुड़ियां सूरज की तरह चमक रही थी। वीरू के चेहरे पर उम्मीद आ गई। बस वही फूल चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने पानी की ओर कदम बढ़ाया, अचानक झील का पानी हिलने लगा। पानी में भंवर बनने लगा और अगले ही पल पानी के अंदर से एक विशाल काला जीव बाहर आया। वो आधा मगरमच्छ और आधा नाग जैसा दिख रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे वीरू को घूर रही थी। वीरू डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो समझ गया कि यही झील का रक्षक है। वो जीव गरजते हुए बोला, कौन है जो इस श्रापित झील के पास आने की हिम्मत कर रहा है? वीरू ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। मुझे सूर्यमुखी का फूल चाहिए। रक्षक की आंखें और लाल हो गई। ये फूल किसी इंसान के लिए नहीं है। जो भी इसे लेने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं जाता। वीरू ने साहस से जवाब दिया, मुझे ये फूल एक कैद आत्मा को मुक्त करने के लिए चाहिए। रक्षक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम उस रानी की बात कर रहे हो जिसकी आत्मा मटके में कैद है? वीरू चौंक गया। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? रक्षक ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं इस श्राप का रक्षक हूँ और मैं उस दिन सब देख रहा था जब तांत्रिक ने उसे कैद किया था। वीरू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। तो फिर मुझे ये फूल लेने दो। रक्षक ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है।
अचानक वो झील से बाहर निकल आया। उसका विशाल शरीर जमीन पर फैल गया। अगर तुम्हें ये फूल चाहिए तो तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी। वीरू ने पूछा। कैसी परीक्षा? रक्षक की आवाज गूंज उठी। साहस की परीक्षा। अचानक वो बिजली की गति से वीरू की ओर झपटा। वीरू ने तुरंत अपनी लाठी से वार रोका। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। रक्षक अपने बड़े पंजों से हमला करता, वीरू अपनी पूरी ताकत से बचाव करता। कुछ देर तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार वीरू थक कर जमीन पर गिर पड़ा। रक्षक उसके ऊपर खड़ा था। अगर वो चाहता तो एक ही पल में वीरू को मार सकता था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो ध्यान से वीरू को देखने लगा। तुम भाग क्यों नहीं रहे? वीरू ने भारी सांस लेते हुए कहा। क्योंकि अगर मैं भाग गया तो रानी हमेशा के लिए कैद रह जाएगी। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर रक्षक की आवाज बदल गई। अब उसमें क्रोध नहीं बल्कि सम्मान था। तुम्हारे दिल में डर से ज्यादा साहस है। रक्षक धीरे धीरे पीछे हट गया। जाओ, सूर्यमुखी का फूल ले लो। वीरू को विश्वास नहीं हुआ। सच? रक्षक ने सिर हिलाया। बहुत सालों बाद कोई ऐसा इंसान आया है जो अपने लिए नहीं किसी और के लिए लड़ रहा है। वीरू धीरे धीरे झील के पानी में उतरा। वो तैरते हुए झील के बीच पहुंचा और सावधानी से सुनहरा सूर्यमुखी का फूल तोड़ लिया। जैसे ही फूल उसके हाथ में आया, झील का पानी चमकने लगा, मानो श्राप कमजोर पड़ने लगा हो। वीरू वापस किनारे आया। रक्षक उसे देख रहा था। अब जल्दी जाओ, सूरज ढलने से पहले तुम्हें ये फूल मटके के पास रखना होगा, तभी श्राप टूटेगा। वीरू ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। तुम्हारा धन्यवाद, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रक्षक धीरे धीरे फिर से झील के पानी में समा गया। वीरू फूल को कसकर पकड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसे पता था कि अब सब कुछ अंतिम क्षण पर निर्भर है और अगर वो देर कर गया तो शायद रानी हमेशा के लिए कैद रह जाएगी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर चुका था। वीरू जंगल के रास्ते दौड़ रहा था। उसके हाथ में वही सुनहरा सूर्यमुखी का फूल था। रक्षक की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। सूरज ढलने से पहले फूल को मटके के पास रखना, तभी श्राप टूटेगा। वीरू ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार दूर उसे अपना घर दिखाई दिया। घर के अंदर वही मटका रखा था। जैसे ही वीरू अंदर आया, मटके के अंदर से रानी की आवाज सुनाई दी। वीरू, क्या तुम लौट आए? वीरू हाफते हुए बोला। हाँ रानी जी, और मैं फूल भी ले आया हूँ। मटके के अंदर हल्की चमक दिखाई देने लगी। जल्दी वीरू, सूरज डूबने वाला है। वीरू ने सावधानी से सूर्यमुखी का फूल मटके के सामने रख दिया। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक फूल से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा कमरा चमक से भर गया। मटका जोर जोर से कांपने लगा। वीरू थोड़ा पीछे हट गया। अचानक मटके में एक दरार पड़ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और अगले ही पल मटका जोर से टूट गया। उसके अंदर से एक तेज रोशनी आसमान की ओर उठी। धीरे धीरे वो रोशनी एक रूप लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वीरू के सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो थी रानी चंद्रलेखा। उनकी आंखों में आजादी की चमक थी। उन्होंने पहली बार खुली हवा में सांस ली। आखिरकार मैं मुक्त हो गई। वीरू उन्हें आश्चर्य से देख रहा था। रानी जी, आपका श्राप टूट गया। रानी की आंखों में कृतज्ञता थी। ये सब तुम्हारी बहादुरी की वजह से हुआ है वीरू। लेकिन तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दिया बुझ गया। एक डरावनी आवाज गूंजी। इतनी आसानी से श्राप नहीं टूटेगा। वीरू और रानी दोनों चौंक गए। दरवाजे पर एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति खड़ा था। वो था मंत्री भैरव दत्त।
उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। मैंने इतने सालों तक इस राज का आनंद लिया है, अब तुम वापस आकर सब कुछ छीन लोगी। रानी की आवाज कठोर हो गई। दुष्ट, तेरे पापों का अंत आज होगा। भैरव दत्त हंसा। अब मैं पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उसने हाथ उठाया। अचानक उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमने लगी। वीरू डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो रानी के सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं हूँ, तुम रानी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। भैरव दत्त क्रोधित हो गया। एक कुम्हार का लड़का मुझे रोकेगा। उसने काली शक्ति से हमला किया, लेकिन तभी सूर्यमुखी का फूल चमक उठा। उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। भैरव दत्त दर्द से चिल्लाया। ये क्या है? रानी आगे बढ़ी। उनकी आवाज शक्तिशाली हो चुकी थी। ये सत्य की शक्ति है जो हमेशा अंधकार को हराती है। सूर्यमुखी की रोशनी और तेज हो गई। भैरव दत्त की काली शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले ही पल एक तेज चमक हुई और भैरव दत्त की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। वो हमेशा के लिए हार चुका था। कुछ दिनों बाद पूरा सूर्यगढ़ राज्य उत्सव मना रहा था। सालों बाद सच्चाई सामने आ चुकी थी। रानी चंद्रलेखा फिर से सिंहासन पर बैठी थी, लेकिन उनके पास एक और व्यक्ति खड़ा था, वीरू। दरबार में मंत्री और सैनिक खड़े थे। रानी ने सबके सामने कहा, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इस वीर युवक की वजह से। सभी की नजरें वीरू पर टिक गई। रानी ने आगे कहा, इसने अपनी जान जोखिम में डालकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। कुछ पल बाद उन्होंने घोषणा की, आज से वीरू इस राज्य का रक्षक और मेरा सबसे विश्वसनीय सलाहकार होगा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वीरू की आंखों में खुशी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण कुम्हार का बेटा एक दिन राज्य का नायक बन जाएगा। रानी मुस्कुराई। सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। और उसी के साथ सूर्यगढ़ में एक नया सवेरा शुरू हुआ, जहां अब कोई श्राप नहीं था, सिर्फ न्याय, शांति और उम्मीद थी।